स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर के अंदर निर्मला सीतारमण जी लोकसभा के अंदर जो बजट है उसको पेश करेंगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं इसको लेकर। और इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आज शाम को लगभग 4 से 5 बजे में आपको मिल जाएगा। पूरा विश्लेषण हर साल की तरह लगभग 1 घंटे के आसपास का पूरा वीडियो होगा, अच्छे से उसको देखिएगा। लेकिन उसके पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एक जनरली भी वीडियो देखते हैं, उनके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिरकार सरकार के पास कैसे पैसा आता है। देखो यहां पर अगर हम परसेंटेज टर्म में बोले, अगर मैं इसको 1 रुपए में डिवाइड करूं तो सरकार ये 1 रुपए कहां से अर्न करती है, कितना पैसा यहां पर बोरोइंग करती है, कितना टैक्स से आता है, कितना इनडायरेक्ट, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। और सरकार यहां पर 1 रुपए खर्च कैसे करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। काफी कुछ जानने को है, जो पूरा टॉपिक है इसके माध्यम से आपको चीजें एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। मतलब कि इस साल 28 मई को अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो तो 90 दिन के अंदर इसको क्रैक कराने के लिए यहां पर ये जो बैच है वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा शाम 7 बजे से। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी। जी हाँ, लाइव क्लासेस होंगी जिसके अंदर स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा ताकि आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो निकल सके। इसके अलावा बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर ले सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप अगले साल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका जो बैच है दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहां पर अगर आपको प्रिपरेशन करना है जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करनी है, यूज द कोड अंकित लाइव। मतलब कि यूपीएससी लेना हो, एनसीईआरटी का बैच लेना हो, कोई भी हो, यूज दिस कोड ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा भी और आपको अगर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण जी जो ये बजट पेश करेंगी आज जो है 2023-24 का, इसके पहले जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके मन में डेफिनेटली ये सवाल आता है कि आखिरकार ये पैसा आता कहां से है, कितना आता है उनके पास और किस तरीके से उनका पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप टैक्स पेयर हो, और जब मैं कहता हूं टैक्स पेयर तो आप में से जितने नागरिक हैं ना वो सभी टैक्स पेयर हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स देते हो कि नहीं, इनकम टैक्स जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसके अंदर आते होंगे, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी का इनकम 5 लाख से ज्यादा होता होगा, लेकिन अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आप उसमें जीएसटी पे करते हो, तो आप भी एक तरह से आप टैक्स पेयर हो गए, राइट। तो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं आपके मन में कई बार मैंने देखा है कि जब हम सड़कों पर जाते हैं तो ये सवाल आता है ना कि आखिरकार हम ये जो टैक्स पे कर रहे हैं सरकार इसका कर क्या रही है, सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, ये प्रॉब्लम क्यों है, तो कहां पर सरकार खर्च करती है, कहां से आता है, वो हम यहां पर जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 1 रुपी, मतलब 1 रुपी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पैसा कहां से आता है सरकार के पास, कितना परसेंट किधर किधर से आता है। देखो अगर हम देखें यहां पर जो सबसे बड़ा चंक है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास जो आता है वो आता है आपका टैक्स के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से आता है। जैसे कि अब टैक्सेस में अभी आपको पता होगा कई सारी चीजें होती हैं। एक होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब कि अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना होता है। तो भारत में क्या है, 5 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है और आप टैक्सेबल लिमिट में आ जाते हो तो यहां पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो वो जो लोगों का है जो इनकम टैक्स होते हैं, जिनके पास इनकम आती है, एक पर्सनल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, वो भी अलग हो जाता है। कॉर्पोरेशन मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको जो प्रॉफिट होता है, उनके पास जो इनकम आता है तो वो भी टैक्स पे करते हैं। तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे तो इनकम टैक्स से लगभग 1 रुपये में से 15 पैसा, 15% कह सकते हो या फिर 15 पैसा ये आता है इनकम टैक्स के माध्यम से। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वहां से भी लगभग उतना ही आता है। देखिएगा ये जो आंकड़ा है ना, ये मैं आपको पिछला साल 2022-23 का ये जो साल चल रहा है इसके बारे में बता रहा हूं। अब तो जो नया आएगा उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लगभग वो वही होने वाला है। मतलब सीरियल वाइज अगर आप देखोगे तो लगभग वही होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इनकम टैक्स से 15%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15%, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज।
अब यहां पर कई सारा सवाल आ सकता है कि ये एक्साइज ड्यूटी कहां से आ गया, क्योंकि सरकार तो जीएसटी लगाती है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो यहां पर आ चुके हैं जीएसटी के अंदर, तो ये अलग से क्या है? देखो अलग से अभी भी है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको पता होगा, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, तो पेट्रोलियम हो गया, जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है, पेट्रोल डीजल जो बेचा जाता है, उसमें आपको पता होगा कि सरकार अलग से टैक्स लगाती है। और इसीलिए भारत में आप देखोगे पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 रुपए क्यों है, 90 रुपए से 100 रुपए क्यों है? उसका मेन कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारा एक्साइज ड्यूटी लगाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी वैट लगाया जाता है। देखो ये जो बजट है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो हम वैट वगैरह की बात नहीं करेंगे, वो तो स्टेट लगाती है थोड़ा बहुत, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी ड्यूटी आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, तो उसका लगभग आप देख सकते हो पूरा जितना भी इनकम होता है 7% इनकम सरकार के पास यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी हम सबको पता है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, पहले होता था कि वैट वगैरह लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, लेकिन ये क्या हुआ है, ये अब सब अज्यूम हो गया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो आपका जीएसटी में आ गया। तो लगभग 16%, मतलब टैक्सेस के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा टैक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, सबसे ज्यादा जीएसटी से आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 16% हिस्सा कवर करता है। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और उसके बाद आता है कस्टम्स। कस्टम का मतलब जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाती है, तो उसको कस्टम ड्यूटी जो सरकार कलेक्ट करती है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी और कस्टम्स, इन सभी को अगर आप मिला लोगे ना तो लगभग आई थिंक शायद ये कैलकुलेट करोगे तो 58%, जी हां 58% पैसा सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये आता है टैक्सेस के माध्यम से। तो ये सबसे बड़ा चंक है जो सरकार अर्न करती है, टैक्सेस से सबसे ज्यादा करती है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखिए ध्यान से तो और भी चीजें लिखी हुई हैं। एक आपको देखने को मिलेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू लगभग 5% के आसपास है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है आप सोच के देखो। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब सरकार टैक्स नहीं लगा रही है, लेकिन सरकार को फिर भी कुछ रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लो सरकार, आप जैसे बीएसएनएल हो गया, सरकार आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उससे आपका फीस कलेक्ट करती है, तो वहां से जो प्रॉफिट हुआ, फिर इसके अलावा सरकार आपने देखा होगा कई सारे लोन देती है राज्यों को, तो उससे इंटरेस्ट लेती है राज्यों से, तो उससे यहां पर जो इंटरेस्ट आया, फिर यहां पर आपने देखा होगा ट्रैफिक वगैरह में जो चलान वगैरह कटता है, आपने ट्रैफिक चलान पे किया 1000 रुपए का, तो वहां से जो इनकम आया, तो वो भी जो इनकम होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये लगभग 5% हिस्सा जो है कवर करता है, मतलब 1 रुपये में 5 पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। फिर इसके अलावा 2% आप देखोगे यहां पर, यह है आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब यह है, ध्यान से समझना इस चीज को, जब सरकार के पास पैसा आ रहा है लेकिन सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है। समझो, अगर मान लो सरकार किसी से बोरो करती है, मान लो 1 लाख रुपए सरकार बोरो करती है, तो सरकार को कभी ना कभी पे करना होगा, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, नॉन डेट यहां पर क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मान लो सरकार का एलआईसी, मान लो सरकार का कोई एसेट है, ठीक है, कोई कंपनी है, सरकार ने अपना हिस्सा बेच दिया उसमें से, तो सरकार के पास जो पैसा आया ना उसको कहा जाता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। आ रहा है समझ में, मतलब कि कोई लायबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए सरकार के पास लोन वगैरह लेके, क्योंकि लोन वगैरह बोरोइंग ये सब इसके अंदर आ जाएगा। उसको सबसे बड़ा चंक होता है, मतलब जितना भी सरकार के पास पैसा आता है ना उसमें आप देखिए यहां पर जो है बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज है, ये सबसे बड़ा चंक है 35%। ठीक है, 35% पैसा जो है सरकार यहां पर बोरोइंग के माध्यम से लेती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सरकार जो है, भारत के अंदर हमेशा डेफिसिट बजट होता है, क्योंकि यहां पर यूजुअली क्या है कि हमारे पास जो इनकम होती है उससे कहीं ज्यादा हम खर्च करते हैं, और इसी के लिए सरकार को बोरोइंग करनी पड़ती है। लेकिन बोरोइंग से क्या होता है हम सबको पता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हो 2020 के पहले जब कोरोना आया था उसके पहले हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है काफी ठीक ठाक जा रहा था, 3.4%, और हम 3% की तरफ बढ़े थे जो हमारा टारगेट था। लेकिन कोविड आने की वजह से रेवेन्यू कम हो गया, स्पेंडिंग ज्यादा हो गया, और इसीलिए आप देख सकते हो अचानक से जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया। लेकिन वापस से अब ये नीचे आया है, और जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का, इसमें 6.4% ऑफ जीडीपी है। इसको फर्दर आई थिंक जो नया बजट आएगा उसमें शायद 5.8% तक लाने की कोशिश करेंगी निर्मला सीतारमण जी, वो देखना होगा कितना है। लेकिन ये जो बोरोइंग है वो सबसे ज्यादा
कलेक्शन का माध्यम होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 रुपये सरकार के पास आता कहाँ है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि सरकार खर्च कैसे करती है। देखो सरकार का अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पर खर्च कैसे किया जाता है। आपने सुना होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में, आपने सुना होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, जब सरकार पूरा पैसा अपनी तरफ से लगाती है और इंप्लीमेंट भी करती है तो उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। जैसे कि किसानों को, आपको याद है ना, मुझे ध्यान नहीं यार उसका नाम क्या है योजना का, जिसमें सरकार 6,000 रुपए देती है ना किसानों को, ठीक है, 2-2 हज़ार करके दिया जाता है हर 4-4 महीने पे। तो यहां पर वो जो स्कीम है, मतलब सरकार अपनी तरफ से पूरा पैसा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा पैसा दे रही है और खुद भी इंप्लीमेंट कर रही है, तो उसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो लगभग 15% जितना भी सरकार खर्च करती है, 1 रुपया खर्च करती है तो 15 पैसा जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर खर्चा करती है। और वैसे ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं और खर्च करते हैं, ठीक है। इसमें यहां पर क्या होता है, बेसिकली आपने कई बार देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा लगाएगी, 60:40 का रेशियो होता है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कई बार आपने देखा होगा 90:10 का रेशियो होता है। तो वो सारे जो स्कीम्स होते हैं ना, उसमें उसको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो 9% पैसा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में चला जाता है। फिर इसके अलावा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। फाइनेंस कमीशन का क्या, बेसिकली आपने देखा होगा कि फाइनेंस कमीशन बनता है, हर 5-5 साल पे उसकी रिपोर्ट आती है। तो उसमें डिसाइड होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, जो कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से कितना रुपए स्टेट को ट्रांसफर करेगी। क्योंकि आप समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी पैसा आता है तो सेंट्रल कैसे बना है, यूनियन कैसे बना है, राज्यों से मिलकर बना है। तो कोई भी चीज हो रहा है वो राज्यों के वजह से ही हो रहा है एक प्रकार से। तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा, उसका कुछ % हिस्सा तुरंत राज्यों को देना होता है। देखो यहां पर कितना देना होता है, लगभग 42%। बेसिकली क्या है ना कि जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया था उसमें 41% किया गया था, क्योंकि यहां पर जम्मू कश्मीर अलग राज्य बना था तो उनको 1% दिया गया। तो टोटल मिलाकर जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसमें से 42% यहां पर दे देती है सरकार जो है। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 10%, मतलब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना खर्च करती है उसमें से 10% राज्यों को ट्रांसफर कर देती है। उसके अलावा यहां पर आपने देखा होगा जीएसटी वगैरह में जब आप पे करते हो तो उसमें राज्य का भी जीएसटी होता है, टैक्सेस होता है, तो वो सारे टैक्सेस भी तो फिर राज्यों को देने होते हैं। तो जो शेयर होता है टैक्सेस वगैरह में, उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 17% आपको देखने को मिलेगा। तो ये शेयर ऑफ टैक्सेस हो गया। फिर इसके अलावा यहां पर डिफेंस के ऊपर 8% बजट। इनफैक्ट मैंने कल वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि यहां पर जो डिफेंस पहला जो बजट आया था उसमें से 47% पैसा जो है वो सरकार ने डिफेंस पर खर्चा किया था। सबसे पहला बजट 1947 में, ठीक है, देश की आज़ादी के बाद वाला, ठीक है। तो लेकिन अभी भी आप देखोगे तो एक बड़ा चंक है, 8% पैसा हमारा डिफेंस पर चला जाता है। सब्सिडी हम सबको पता है कि अनाज पर, कई सारी चीज़ों पर सरकार, फर्टिलाइजर पर सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, तो 8% जो है हमारा सब्सिडीज पर भी चला जाता है। पेंशन वगैरह में आप देखोगे तो 4% अगेन ये देना पड़ता है लगभग। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा चंक है, जो सरकार का सबसे ज्यादा खर्च होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट सेकंड नंबर पर आता है शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये तीन जो टॉप 3 है वो आपको पता होना चाहिए। देखो इंटरेस्ट पेमेंट क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि हर साल जैसा कि मैंने बताया कि सरकार बोरो करती है, मैंने आपको बताया ना ये बोरो करती है। तो बोरो करने से क्या होता है ना कि हर साल लायबिलिटी बढ़ती रहती है सरकार के ऊपर, और लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब हर साल सरकार को यहां पर इंटरेस्ट भी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक बहुत बड़ा चंक है। और इनफैक्ट कई बार आपने सुना होगा एक टर्म यूज किया जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट देखो समझो है क्या, जैसे कि एक तो मान लो सरकार का रेवेन्यू, टोटल सरकार के पास पैसा आ रहा है 1000 रुपए, सरकार खर्च कर रही है 1200 रुपए, तो ये डेफिसिट कितना हुआ जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ये हो गया आपका 200 रुपए। लेकिन इस 200 रुपए में यहां पर कई बार होता है कि सरकार ने 150 रुपए तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही खर्च कर दिए, तो यहां पर कितना बचा, ये बचा 50। तो ये जो 50 है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन होता है, क्योंकि दिखाना होता है कि ये इंटरेस्ट पेमेंट सरकार का कितना लग रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है, मतलब जितना भी सरकार खर्चा करती है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा खर्चा करती है। और ये जो बजट आएगा दोस्तों, इसमें देखिएगा यहां पर रिसीट्स हो गया और ये एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार के पास कितना पैसा आया,
ये दोनों देखने को मिलेगा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू मतलब टैक्सेस वगैरह के माध्यम से जो कलेक्शन हो रहा है वो रेवेन्यू रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट्स मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, सरकार ने बोरोइंग किया, तो बोरोइंग मैंने आपको बताया ना बहुत ज्यादा बोरो करती है सरकार, तो उन सबको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। ये सरकार के पास पैसा आ रहा है और एक्सपेंडिचर ये सरकार का दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये पिछले साल का मैं आपको, पिछले साल मतलब अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हो 22 लाख करोड़ रुपए सरकार का रेवेन्यू रिसीट्स है और कैपिटल रिसीट 17 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब ये 39.4 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। इसी को बजट कहते हैं कि बजट कितना है इस बार का, 39.4 लाख करोड़। ये ऐसे दिखाया जाता है। ये पिछला साल जो 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था वो 39.4 लाख का था। उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर उतना ही होगा लगभग। ये इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर बोरोइंग को ऐड कर दिया गया। मतलब कैपिटल रिसीट मतलब कि ये 17 लाख करोड़ में से लगभग 16 लाख करोड़ तो आप समझिए सरकार बोरो कर रही है। 16 लाख करोड़ सरकार बोरो कर रही है, इसीलिए यहां पर ये इतना ज्यादा दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको एकदम अब क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे 1 रुपया सरकार के पास आता है और कैसे सरकार उसको खर्च करती है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, हम 1 रुपए की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं यहां पर आप मुझे बताइए कि जो बजट प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट के अंदर चलता है, उसमें कई बार कुछ मोशंस वगैरह लाए जाते हैं। देखा होगा ना पार्लियामेंट में एक मोशन यहां पर यह होता है जिसके माध्यम से कहा जाता है कि जो भी सरकार मांगना चाहती, मान लो सरकार ने 1000 रुपए मांगा, 1 लाख रुपए मांगा, 1 करोड़ मांगा खर्च करने के लिए, फिर यहां पर एक मोशन आता है, कहा जाता है कि उसको घटाकर 1 रुपए कर दो। ठीक है, मतलब एक प्रकार से इसको नील कर दो। 1 करोड़ की बजाय हम आपको सिर्फ 1 रुपए पे करेंगे, पार्लियामेंट उतनी की ही अनुमति देगा। मतलब कि यहां पर कई बार एमपीज कहते हैं कि ये जो आप लेकर आए हो ना, जो स्कीम लेकर आए हो जिसपे 1 करोड़ खर्च करोगे, ये बेकार है, इसको मत करो, इसको इस पूरे 1 करोड़ को घटाकर सिर्फ 1 रुपए कर दो। तो उस केस में उस मोशन को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो 7 फरवरी से इस साल का जो पूरा प्रीलिम्स है उसको क्रैक करने के लिए ये जो बैच है दोस्तों, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और 2024 के लिए भी है। यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।